हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, मेटल नॉन मेटल को। ठीक है, तो आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो होगा मेटलर्जी के बारे में। ठीक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी रिएक्टिविटी सीरीज, उसकी एप्लीकेशन भी बताई थी। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड मैं आपको बताऊं एक बार, एटम जो है, मेटल जो है, बेसिकली मेटल की बात करेंगे। मेटल रिएक्टिव होते हैं, उनके आउटर मोस्ट में आपको पता है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूजर मतलब वो अनस्टेबल है, तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ताकि किसी के साथ बॉन्ड बनाए और स्टेबल कंपाउंड बनाए। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली मेटल की बात करें, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी रिस्पेक्टिव अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं। और वो हमें मिलते किस तरह से, आप बात बात करेंगे उनके ऑकरेंस की। वो हमें मिलते किस तरह से हैं, वो कभी भी नेटिव स्टेट में नहीं मिलते। किस स्टेट में नहीं मिलते हैं? नेटिव स्टेट में। यानी कि किस स्टेट में नहीं मिलते हैं? वो फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट एक ही बात लगती है। तो वो हमें मिलते हैं कंपाउंड की स्टेट में। और वो कंपाउंड की स्टेट में अगर हमें मिलते हैं तो हम उन्हें किस तरह से उस कंपाउंड से निकाल निकाल करके एक सिंपल प्योर एलिमेंट की फॉर्म में ले आएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हमें कैल्शियम की फॉर्म में, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे कैल्शियम रखा हुआ है जाके हमने ले लिया वहां से। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा हमें। क्लियर है सभी को? किसके फॉर्म में मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें कार्बोनेट का क्या करना है? हमें तो कैल्शियम से काम है, तो कार्बोनेट का करेंगे क्या? कार्बोनेट को कुछ ना कुछ करके हमें वहां से हटाना होगा। अब वो जो कुछ ना कुछ करना है हमें, वही मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं। यानी कि किसी मेटल के कंपाउंड में से मेटल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। वो आज हम स्टडी करेंगे। दूसरी बात, मैंने कहा कि मेटल के कंपाउंड में से, कंपाउंड क्यों बनाया उसने, वो मैंने बताया क्योंकि मेटल रिएक्टिव होते हैं। किसी की रिएक्टिविटी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, कोई इंटरमीडिएट टाइप में रिएक्टिव होता है, वो आप रिएक्टिविटी सीरीज से बता सकते हो। ठीक है, तो कंपाउंड बनाते हैं। अब कंपाउंड क्यों बना रहे हैं बहुत बताइए। कंपाउंड जो बन रहा है उस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड कितने तरह का हो सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, और कुछ लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब हाईली रिएक्टिव मेटल में कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब। ठीक है, इनकी बात करें लो रिएक्टिव की तो यहाँ पे आ जाता है प्लेटिनम, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल ए, और होता है आपके पास सिल्वर। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स आपके मैंने लिख दिए बोर्ड पे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किसके साथ कंपाउंड बनाते हैं? ठीक है, ये किसके साथ बना रहा है, ये क्या किस हिसाब से उनको निकालते हैं? तो ये सभी रिएक्टिव है कुल मिलाकर के। लो है, इंटरमीडिएट है, हाई है, कैसे भी है, लेकिन है रिएक्टिव। तो इसलिए क्या बनाते हैं? कंपाउंड। ठीक है, अब वो जो कंपाउंड है वो दो टाइप का हो सकता है। उसको हम बोल सकते हैं, उस कंपाउंड को ओर भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं मिनरल। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है समझ में आ गया होगा, हम क्या करने वाले हैं, ओर्स एंड मिनरल्स को कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये, इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है आप सबने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से हम इसको एलिमिनेट करवा लेते हैं कि सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है। तो क्लोरीन कैसे हटाएंगे? क्लोरीन को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हटा लेते हैं, सोडियम ऑब्जर्व करते हैं। सेम प्रोसीजर होता है पोटेशियम के केस में। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं कवर कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में है इनके रिगार्डिंग कि जो इंटरमीडिएट टाइप में रिएक्टिव है उनको किस तरह से करते हैं। अच्छा, एक और बात, ये सेम चैप्टर जो है आपका 12th क्लास में, यहां से जो मैंने पढ़ाया आज का चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, लेक्चर जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपको मिलेगा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में 12th क्लास में, सीनियर क्लास में। तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जाता है, एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, एनटीएसए में भी पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हो जाएगा ना। इनकी बात करें तो इनके लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस बाद में करेंगे, पहले बात करें मिनरल और ओर। ठीक है, मिनरल ओर क्या होते हैं फिर करते हैं स्टार्ट इसको। ठीक है, और सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो इनके बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन होते हैं कि ये नेटिव फॉर्म में भी मिल जाए।
नेटिव फॉर्म का क्या मतलब होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि फ्री फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो देखो किस तरह से हम पढ़ते हैं इसको आगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ओर्स एंड मिनरल्स। मिनरल क्या होते हैं और ओर क्या होते हैं। देखो जो मिनरल्स हैं उनकी क्या डेफिनेशन होने वाली है और जो ओर है उनकी क्या डेफिनेशन होने वाली है। देखो बेसिकली दोनों सेम होते हैं, मैं दोनों के केस में यहाँ पर लिख दूं सिमिलर पॉइंट्स, ठीक है। बोथ आर कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ मेटल। दोनों मेटल के ही कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अगर मेटल के कंपाउंड है हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है मेटल, ठीक है। मेटल कितने परसेंट, 99.99% तक प्योर एक्सट्रैक्ट करना मतलब रिमूव करना है। पास में मिनरल की बात करें या और की बात करें, दोनों क्या है, कंपाउंड्स हैं। इसमें से मेटल को निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है, ठीक है। और इम्प्योरिटी को पीछे छोड़ देना होता है। इम्प्योरिटी मतलब वो चीजें जो हमें जरूरी नहीं है इसके अंदर। क्लियर हो गया सभी को। चलो आगे देखते हैं मिनरल क्या होता है और क्या होते हैं। वो तो समझा दिया मैंने, लेकिन छोटा सा डिफरेंस होता है उनके बीच में, वो डिफरेंस बता देता हूँ। देखो क्या है कि those compounds from which metal is to be extracted, ठीक है, but metal is present in very low quantity। जो मेटल है वो बिल्कुल लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और इसमें हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात करें, इकोनॉमिकली हमारे लिए बेस्ट होता है ये, इकोनॉमिकली बहुत बेस्ट होता है हमारे लिए, ठीक है। और ये इकोनॉमिकली बेस्ट नहीं होता। गुड लिख रहा हूँ, बात वही है बेस्ट, ठीक है। बेस्ट का मतलब अच्छा हो जाएगा, गुड का मतलब भी अच्छा ही है। हाँ इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, वो कवर कर लेना अपने हिसाब से। तो मिनरल्स और ओर का मतलब समझ में आ गया है। एक छोटी सी बात का एग्जांपल देता हूँ। जैसे देख लो कि आपके पास कोई XYZ कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें से हमें X मेटल निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि Y और Z जो है इम्प्योरिटी है ना। तो हमें एक प्रोसेस करना है कि XYZ में से मेटल X निकल जाए, हम ले लें, ऑब्टेन कर लें और YZ इम्प्योरिटी को पीछे छोड़ दें। हमें इनका कुछ काम ही नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस करना है हमें, इस XYZ को मैं मिनरल कहूं या मैं कंपाउंड कहूं, क्या कहूंगा मैं इसको। इसमें होगा ये कि जो आपका जैसे सपोज करो कि ये हम माइन करते हैं, ठीक है, माइनिंग में से लेके आते हैं। माइनिंग में से लेके आने के बाद हम इसको प्रोसेस करते हैं, ये सारा प्रोसेस भी तो होगा ना, ठीक है। तो जो प्रोसेस में खर्चा आने वाला है और जो इसको हमने माइंस में से निकाला उसमें जो हमने खर्चा किया, कुल मिलाकर के XYZ कंपाउंड को हम लेने गए माइंस में, माइंस से लेकर के इंडस्ट्री तक लेके, इंडस्ट्री में उसको फिर प्योरीफाई प्रोसेस में करते करते, मेटालर्जिकल प्रोसेस अप्लाई करते करते हम एक्स मेटल तक पहुंचते हैं। एक्स मेटल तक पहुंचते पहुंचते हमने सपोज करो कि इस एक्स मेटल पे 50,000 का खर्चा कर दिया टोटली, और जो एक्स निकल के आया उसकी मार्केट वैल्यू मान लो है 35,000, तो कुल मिलाकर के 15,000 का लॉस हो रहा है हमें। तो यहाँ से इकोनॉमिकली वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यूजफुल क्यों नहीं हुआ, क्यों इसलिए नहीं हुआ ना ये, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम थी। तो इसको हम क्या करेंगे, XYZ को उस केस में मिनरल। और सपोज करो यही 70,000 की रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट दे रहा है। प्रॉफिट दे रहा मतलब इकोनॉमिकली हमारे लिए वेल एंड गुड है, ये बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इस कंडीशन पे ओवर हो सकता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है। बात करें एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको ओर्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से ओर्स होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम का एक सबसे बेस्ट ओर कौन सा होता है, बॉक्साइट, ठीक है। इस तरह से आपको ओर मिल जाएगा, ओर की टेबल आपको मिल जाएगी, आप याद कर ही लोगे उनको, ठीक है। तो वो मैटर नहीं है क्योंकि वो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से याद करनी है, ज्यादा मैं आपको PDF दे दूंगा,
ठीक है, तो पीडीएफ दे देता हूँ मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, वहां से जाकर आपको ये याद करना है। मिनरल की बात करूँ तो इससे कैल्साइट हो गया, कैल्साइट एक मिनरल होता है कैल्शियम का, ठीक है, उसमें कैल्शियम मिलेगा, कैल्साइट का फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्साइट की फॉर्म में है वो, ठीक है, ये फॉर्म भी अलग अलग होते हैं, कोई एक कंपाउंड बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि SiO2 है, अगर मैं इसकी बात करूं SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये कंपाउंड अमॉर्फस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड के दो फॉर्म होते हैं मेनली, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का वो मतलब होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो रेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हो, ठीक है, और अमॉर्फस वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स, यानी जिससे मिलकर के ये बना हुआ है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज ना हो, तो उसको अमॉर्फस कह देते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो क्वार्ट्ज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और फेल्डस्पर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये इसकी अमॉर्फस फॉर्म है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कैल्साइट के बारे में बता रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको मिनरल कहेंगे। क्लियर है सभी को? क्रिस्टलाइन अमॉर्फस या आपके इतना ज्यादा डीप में नहीं आएगा, जितना आना था वो मैं बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या होता है वो देखते हैं। ये देखो मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप process, step by step process for extraction of metal from its ore, ठीक है। ओर में से जो मेटल को निकालने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? कैसा प्रोसेस? स्टेप बाय स्टेप। अब इसका मतलब ये हो गया, डेफिनेशन से क्लियर होता है कि ऐसा नहीं है कि आप ओर लेके आए और उसमें एक ही केमिकल प्रोसेस सारा मेटल बाहर निकाल दिया। आपको कई स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। हाईली रिएक्टिव होगा जैसे सोडियम पोटेशियम, तो एक ही स्टेप में आ जाएगा। अब वो स्टेप कौन सा था? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट के केस में। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वो कौन सा स्टेप होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग का या क्रशिंग का कह सकते हो, ठीक है। सेकंड जो केस होता है उसको हम बोलते हैं बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन का केस होता है, ठीक है, या फिर इसको हम ओवर ड्रेसिंग भी कह देते हैं, ठीक है। थर्ड जो केस होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है रिफाइनिंग कह सकते हैं उसको, ठीक है, रिफाइनिंग, ठीक है। क्योंकि मैं 10th लेवल पे करवा रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा इसको सिंपल ही रखूंगा मैं। ग्राइंडिंग क्रशिंग वो स्टेज होता है, वो स्टेप होता है जहां पर से हर एक ओर को निकलना पड़ेगा। कोई भी ओर आप लेके आओगे, मान लो बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, यानी कि मिनरल है या ओर है, तो उसमें से आपको मेटल निकालना बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि एक बड़े पत्थर को, बड़े स्टोन को हम प्रोसेस अगर करते हैं तो उसमें पार्टिकल सोच के देखो, मान लो बहुत बड़ा सा स्टोन है, उसके अंदर कितने सारे पार्टिकल होंगे, तो उनका प्रोसेस कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। बाहर जो सरफेस पे पार्टिकल्स है सिर्फ वही प्रोसेस कर पाएंगे ना, ठीक है। इसलिए हम उसको ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, पहले क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। पाउडर फॉर्म में करने के बाद हम चलते हैं बेनिफिक्शन पे, ओर ड्रेसिंग पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अर्थी इंप्योरिटीज बाहर निकाली जाती है। अर्थी इंप्योरिटीज मतलब, क्योंकि हमें मिलते कहाँ पे, ये माइंस में, मतलब अर्थ क्रस्ट में। तो अर्थी इंप्योरिटी मतलब मिट्टी वगैरह, मिट्टी का मतलब हो गया अर्थ इंप्योरिटी या सिलीशियस इंप्योरिटी, सिलीशियस इंप्योरिटी। सिलीशियस का क्या मतलब होता है? सिलीशियस मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब वही सॉइल, ठीक है। सिलीशियस इंप्योरिटी है, इसको मैट्रिक्स भी कह देते हैं, मैट्रिक्स या गैंग पार्टिकल्स। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर मैट्रिक्स या व्हाट आर गैंग पार्टिकल्स, तो हम बोल देंगे द अर्थी इंप्योरिटी प्रेजेंट इन ओर। क्या कहेंगे? अर्थी इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स को बोल देते हैं।
तो बेनिफिक्शन में क्या होगा, हम अर्थ इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में कि जो हमने यहाँ पर ओर में से अर्थ इम्प्योरिटी बाहर निकाली उसका हम और कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, मतलब कि मेटल की अमाउंट को और बढ़ा देते हैं। बढ़ाएंगे कैसे, अलग से मेटल तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल तो जितना है उतना ही रखेंगे ना, यानी कि इम्प्योरिटी कम कर देंगे, तो अल्टीमेटली अपने आप मेटल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है रिफाइनिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम तब पहुंचते हैं जब मेटल के अंदर यानी सॉरी ओर के अंदर सिर्फ 5 to 7% तक इम्प्योरिटी बचती है। ठीक है, तो रिफाइनिंग वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है जहां पर हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड मेटल को यानी कि एक ऐसे मेटल को जिसमें 4 से 5 से 7% तक इम्प्योरिटी है उसको फाइन प्योरीफाई करें, 99.9% तक लिया है या 100% तक लिया है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सपोज करो मैं XYZ ओर की बात कर रहा हूँ, इन सबको एक बार फिर से एग्जांपल की तरह एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। XYZ है, इसमें सपोज करो कि हमारे पास 60% तक इम्प्योरिटी है और 40% क्या रहेगा हमारे पास, मेटल रहेगा, और ये रहेगी इम्प्योरिटी। आगे से नोट कर लेता हूं मैं। तो जब मैं इसको ग्राइंड या क्रश करूंगा तो उस केस पे कितने परसेंट इम्प्योरिटी बाहर निकलेगी, ऑब्वियसली कुछ भी बाहर नहीं निकलना। ठीक है ना, क्योंकि मैं ग्राइंड ही तो किया है, क्रश ही तो किया है, कोई प्रोसेस थोड़ी किया। उसके बाद हम बेनिफिक्शन या ओवर ड्रेसिंग करते हैं तो क्या होगा, इम्प्योरिटी में मान लो 20% तक चला जाता है, तो यहाँ पर 40% इम्प्योरिटी रखेंगे और 40% ही मेटल रहेगा, 20% जा चुका जो हमें बाहर ही भेजना था, उसका काम ही नहीं था हमें। ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेनिफिक्शन आपने किया तो एक ही प्रोसेस होगा, कोई करीब 6 प्रोसेस होते हैं इसके। ठीक है ना, जिसमें से आपको एक प्रोसेस करना है, CBSE में नहीं आता, ICSE बोर्ड में आता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में कुछ प्रोसेस है वो कवर करेंगे जैसे। ठीक है, फिर रिफाइनिंग आती है अल्टीमेटली। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है उसमें से हम क्या करेंगे, जो इसमें से कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो ये होता है अराउंड मान के चलो कि 35% इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती है और 5% इम्प्योरिटी रहेगी और 40% मेटल रहेगा। यहाँ इम्प्योरिटी 40 थी, यहाँ पर मेटल रहेगी। क्लियर हुई बात। तो हम उस स्टेज पे आ गए, रिफाइनिंग वाली स्टेज पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम कुछ ऐसे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिसमें से बहुत सारी इम्प्योरिटी निकल जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है मेटल का ओर के अंदर वो बढ़ जाता है। देखो यहाँ रेशियो देख लो 1:1 का है, अब देख लो कितना रेशियो रहेगा, कितना ज्यादा मेटल होगा, इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर रिफाइनिंग पे हम मेटल 40% तक पूरा ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसमें 0.001% तक इम्प्योरिटी रह सकती है। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से 100% प्योर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बार बार प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये प्रोसीजर रहता है मेटलर्जी के केस में। ये मैंने डेफिनेशन समझाई है और ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब जैसे ग्राइंडिंग क्रशिंग तो बड़ा कॉमन सा है, किसी भी तरह के ओर के लिए हम करेंगे। ठीक है, बेनिफिक्शन में होता क्या है बेसिकली वो भी बता दिया मैंने। कैसे होता है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कई बार मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम सेपरेशन करते हैं। ठीक है, कई बार हम फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि कई और होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होगा इम्प्योरिटी में, ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स ओर की फॉर्म में होते हैं। कई होते हैं मेटल सल्फाइड, सल्फर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जैसे ऑक्साइड है तो अलग प्रोसेस, सल्फाइड है तो अलग प्रोसेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में जो हम कर रहे हैं मेटल के लिए, उसमें भी वही, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड के लिए अलग ट्रीटमेंट और सल्फर है तो सल्फाइड के लिए अलग ट्रीटमेंट, कार्बोनेट है तो अलग ट्रीटमेंट। ठीक है, और वाटर की यानी कि मॉइस्चर की थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है वो अलग ट्रीटमेंट हम देखते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग में भी हम अलग पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको जो है जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं वो वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ इतना ही इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं हमारे मेन टॉपिक्स बचते हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को समझाने के लिए मुझे ये समझाना जरूरी था कि बेसिक क्या है उसका। तो होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।